इस समय अर्जुन को सबसे ज्यादा जरूरत जानकारी की थी। उसे सारिका का स्थान ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। आखिर वो रेड मून ट्राइबल लॉर्ड की गोद ली हुई बेटी थी, इसलिए वो वही होगी जहां रेड मून ट्राइबल लॉर्ड होगा। एम्परर गार्डन के बंद होने के समय सारिका की दर्द भरी चीखें अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। अब जब वो मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर आ ही गया था, तो स्वाभाविक था कि वो खुद जाकर देखना चाहता था कि वो मोहक स्त्री कैसी है। कुछ दिनों बाद अर्जुन और प्रिया गहरे पहाड़ों और घने जंगलों से बाहर निकल आए। रास्ते में अर्जुन को कई मॉन्स्टर बीस्ट्स मिले, लेकिन वे सभी जंगली थे, इसलिए उनसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकी, जिससे वो थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। अब वो बस उम्मीद कर सकता था कि आगे उसे कोई इंसान मिल जाए। प्रिया के साथ यूं ही तेजी से उड़ते हुए अर्जुन ने अपना डिवाइन सेंस फैलाकर आसपास का निरीक्षण किया। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसने एक दिशा की ओर देखा और कहा, उधर कुछ हलचल है, चलो जाकर देखते हैं। ठीक है, प्रिया ने बिना किसी आपत्ति के कहा। दोनों नीचे उतरे और अर्जुन द्वारा बताई गई दिशा में साथ साथ चलने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें लगभग 1 दर्जन साधकों की एक टोली दिखाई दी। इन साधकों की आभा मानव साधकों से काफी अलग थी। उनमें एक जंगलीपन था। इसके अलावा उनके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण भी थे जो मॉन्स्टर बीस्ट्स जैसे लगते थे। यह स्पष्ट था कि ये सभी मॉन्स्टर रेस के साधक थे। इस टोली के हर सदस्य एक भेड़िए जैसे मॉन्स्टर बीस्ट पर सवार थे और सभी ने एक जैसी सुनहरी कवच पहनी हुई थी, जिससे उनका रूप बेहद प्रभावशाली लग रहा था। भले ही वे सिर्फ 1 दर्जन थे, लेकिन उनकी चाल किसी इस्पाती बाड़ की तरह लग रही थी और वे काफी शोर मचा रहे थे। अर्जुन ने अपने डिवाइन सेंस से उन्हें जांचा और पाया कि इस टोली में सबसे शक्तिशाली साधक केवल 2nd ऑर्डर सेंट किंग था, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। प्रिया को साथ लेकर अर्जुन खुले तौर पर आगे बढ़ा और इस समूह का सामना किया। माफ कीजिए, पास पहुंचकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उस मॉन्स्टर रेस साधक की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया, जो इस टोली का नेता लग रहा था। दूसरी तरफ वाला उन्हें काफी पहले ही देख चुका था। वो अपने भेड़िए जैसे मॉन्स्टर बीस्ट पर सवार होकर अर्जुन के पास आया और ऊपर से उसे घमंड भरी नजरों से देखने लगा। उसकी आंखों में स्वाभाविक रूप से तिरस्कार और जांचने की भावना झलक रही थी। उसका मॉन्स्टर बीस्ट भी अर्जुन की ओर एक खतरनाक आभा छोड़ रहा था, मानो वो अभी मुंह खोलकर ये देखना चाहता हो कि अर्जुन का स्वाद कैसा होगा। लेकिन अर्जुन इस सब पर सिर्फ हल्के से मुस्कुरा दिया। ये मॉन्स्टर एम्परर स्टार था, एक ऐसी दुनिया जहां मॉन्स्टर रेस का शासन था। इसलिए यह स्वाभाविक था कि मॉन्स्टर रेस के साधकों में दूसरों के प्रति एक श्रेष्ठता की भावना हो। उन्हें लगता था कि उनकी मॉन्स्टर रेस सबसे महान है और उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। उनके सामने बाकी सभी को सिर झुकाकर सेवा करनी चाहिए। ह्यूमंस? उस मॉन्स्टर रेस नेता ने आंखें सिकोड़कर अर्जुन को देखा और तुरंत उसकी पहचान कर ली। उसका मॉन्स्टर बीस्ट भी गुर्राने लगा, जैसे अपने मालिक की नापसंदगी महसूस कर रहा हो, और अर्जुन व प्रिया के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अपनी जगह वापस आकर उस मॉन्स्टर रेस साधक ने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों इंसान यहां क्या कर रहे हो? हाँ, हम गलती से रास्ता भटक गए, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप बता सकते हैं कि यह जगह कौन सी है? ये रेड मून टेरिटरी है, मॉन्स्टर रेस साधक ने गर्व से जवाब दिया। यह महान रेड मून ट्राइबल लॉर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? हाँ, मुझे पता है कि यह रेड मून ट्राइबल लॉर्ड का इलाका है, अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं जानना चाहता हूं कि यहां से सबसे नजदीकी शहर कौन सा है, और अगर संभव हो तो क्या आप बता सकते हैं कि रेड मून ट्राइबल लॉर्ड का महल कहां स्थित है? तुम लेडी ट्राइबल लॉर्ड के महल के बारे में क्यों जानना चाहते हो? यह सुनते ही उस मॉन्स्टर रेस साधक का चेहरा ठंडा हो गया। वो और भी कठोर नजरों से अर्जुन को घूरने लगा। तुम्हारा इरादा क्या है? कोई खास बात नहीं, अर्जुन ने सहजता से जवाब दिया। बस मेरी एक दोस्त वहां रहती है, मैं उससे मिलना चाहता हूं।
दोस्त, मॉन्स्टर रेस साधक एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी मजाक से भरी थी। उसके साथ बाकी मॉन्स्टर रेस साधक भी हंसने लगे। ह्यूमन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ये ख्याल छोड़ दो, उसने कहा। लेडी ट्राइबल लॉर्ड के महल के पास बिना बुलावे कोई नहीं जा सकता, यहां तक कि हमारी मॉन्स्टर रेस के लोग भी नहीं, और तुम इंसान तो बिल्कुल नहीं। लेकिन चिंता मत करो, लेडी ट्राइबल लॉर्ड हमेशा इंसानों के प्रति दयालु रही है। अगर तुम्हारा दोस्त वहां कोई नौकर है तो वो अच्छी तरह रह रहा होगा। उसने अपने आप मान लिया कि अर्जुन जिस दोस्त की बात कर रहा था वो महल का कोई साधारण व्यक्ति ही होगा। ये सोचना स्वाभाविक था, क्योंकि लेडी ट्राइबल लॉर्ड के महल में रहने वाले इंसान या तो सुंदर महिलाएं होती थी या सुंदर पुरुष जो केवल सेवक के रूप में काम करते थे। मॉन्स्टर रेस के क्षेत्र में इंसानों की स्थिति हमेशा नीची ही होती थी। ठीक है, इस दोस्त की सलाह के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि महल कहाँ है, अर्जुन ने आग्रह किया। तुम इंसान हमेशा इतने घमंडी होते हो, इसलिए मुझे तुम लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मॉन्स्टर रेस का वह साधक ठंडे स्वर में बोला। फिर घमंड से कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन क्यों बताऊं? कोई कारण दो। ये लो। अर्जुन ने सिर हिलाया और एक थैली सेंट क्रिस्टल्स की उसकी ओर फेंक दी। मॉन्स्टर रेस साधक ने थैली पकड़ी, उसे खोला और तुरंत उत्साहित होकर बोला, हायरिंग सेंट क्रिस्टल्स। ये सुनते ही बाकी मॉन्स्टर रेस साधकों की आंखों में लालच झलकने लगा। वे बारी बारी से उस थैली और अर्जुन व प्रिया की ओर देखने लगे। उनकी नजरों में अब लालच के साथ साथ बुरी मंशा भी साफ दिखाई दे रही थी। अब बता सकते हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल, तुम एक इंसान होकर भी काफी समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। मॉन्स्टर रेस साधक ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपना मन बनाकर अर्जुन को सारी जानकारी दे दी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद किया और प्रिया को लेकर वहां से चला गया। लीडर, वे इंसान तो काफी अमीर लग रहे थे, फिर आपने उन्हें जाने क्यों दिया? एक युवा मॉन्स्टर रेस साधक ने पास आकर नाराजगी से पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं देख पाया कि वे कितने अमीर हैं? तो फिर हमने उन्हें यही खत्म क्यों नहीं कर दिया? ये जंगल है, भले ही लेडी कावेरी हमें इंसानों को यूं ही मारने से मना करती हो, लेकिन अगर वे यहां मर जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मूर्ख, अगर हम सच में ऐसा करते तो यहां दफन होने वाले वे नहीं, बल्कि हम होते। ऐसा कैसे हो सकता है? वो युवा मॉन्स्टर रेस साधक अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल हो सकता है, वो इतना अमीर होने के बावजूद जब वो हम सबके सामने खड़ा था, क्या तुमने उसके चेहरे पर जरा भी डर देखा? यहां तक कि उसके साथ वाली इंसान औरत भी पूरी तरह शांत थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे दोनों हमें अपनी नजर में कुछ भी नहीं समझते। तुम सब उन सेंट क्रिस्टल्स के लालच में अंधे हो गए और उनकी असली ताकत को नजरअंदाज कर दिया। ये जंगल है, इसलिए मैं बिना सोचे समझे कदम नहीं उठा सकता था, वरना। अपने नेता की बात सुनकर वो युवा मॉन्स्टर रेस साधक ठंडा पसीना बहाने लगा। उसने अनिच्छा से अर्जुन और प्रिया के जाने की दिशा में देखा और आह भरते हुए बोला, वो औरत तो कितनी नाजुक और सुंदर लग रही थी। काश एक बार उसका स्वाद चख पाता। कुछ मॉन्स्टर रेस के साधक पहले मॉन्स्टर बीस्ट्स थे, इसलिए उनमें अभी भी जीवित प्राणियों को कच्चा खाने की आदत बनी हुई थी, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे साधक ज्यादा नहीं थे। अधिकांश मॉन्स्टर रेस साधक मानव रूप में ही जन्म लेते थे और बस अपने मॉन्स्टर बीस्ट वंश के कुछ लक्षण अपने अंदर रखते थे। स्पष्ट था कि ये मॉन्स्टर रेस साधक पहले एक मॉन्स्टर बीस्ट था और बाद में मानव रूप में आया था। इसी वजह से उसे प्रिया के चेहरे में कोई रुचि नहीं थी, जो उसके काले घूंघट के पीछे छिपा था। इसके बजाय वो उसकी गोरी त्वचा और नाजुक शरीर को लालच भरी नजरों से देख रहा था। नरम और कोमल इंसान हमेशा स्वादिष्ट होते थे, खासकर युवा मानव महिलाएं। अब बेकार की बातें बंद करो। थाउजेंड आइज ट्राइबल लॉर्ड का बेटा शायद अब तक यहां पहुंचने वाला होगा।
हमें उसकी लोकेशन पता करनी है और फिर खबर भेजनी है ताकि लेडी ट्राइबल लॉर्ड उसे लेने के लिए सही सुरक्षा भेज सके। इस मिशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उस नेता मॉन्स्टर रेस साधक ने जल्दी से कहा। फिर उसके चेहरे पर एक छाया छा गई और दांत भींचते हुए बोला, पता नहीं इस यंग लॉर्ड के हाथों हमारे इलाके की कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद होगी। जैसे ही उसने लॉर्ड आकाश के उस यंग लॉर्ड का जिक्र किया, सभी मॉन्स्टर रेस साधक चुप हो गए, मानो वे उससे बेहद डरते हों। जूनियर ब्रदर, अब हमें क्या करना चाहिए? प्रिया ने अर्जुन के पीछे चलते हुए धीरे से पूछा। पहले पास के शहर चलते हैं, अर्जुन ने आह भरते हुए कहा। हालांकि उसने आसानी से रेड मून ट्राइबल लॉर्ड के महल का स्थान जान लिया था, लेकिन वो सीधे वहां जाकर सारिका से नहीं मिल सकता था। जिस मॉन्स्टर रेस साधक से वो मिला था, उसने साफ कहा था कि बिना बुलावे कोई भी ट्राइबल लॉर्ड के महल के पास नहीं जा सकता। यहां तक कि मॉन्स्टर रेस के लोग भी इस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। तो अर्जुन और प्रिया तो सिर्फ इंसान थे। कावेरी, जो मॉन्स्टर एम्परर स्टार के 10 ग्रेट ट्राइबल लॉर्ड्स में से एक थी, उसी महल में रहती थी। भले ही अर्जुन को अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन वो किसी ओरिजिन किंग रियल्म के मास्टर के सामने लापरवाही नहीं कर सकता था। ऊपर से चारुलता के अनुसार कावेरी सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग थी। अगर वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता तो शायद मर ही जाता। उसे कोई बेहतर तरीका सोचना था। सबसे अच्छा यही होता कि वो सारिका को कोई संदेश भेज सके और वो खुद बाहर आकर उससे मिले। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। एक दिन बाद वो और प्रिया एक मॉन्स्टर रेस के शहर के सामने पहुंचे। शिमरिंग मून सिटी उन शहरों से थोड़ा अलग था जहां अर्जुन पहले जा चुका था। यहां की इमारतों में एक जंगली और खुरदरा अंदाज था जो मॉन्स्टर रेस के स्वभाव से मेल खाता था। भले ही वे बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उनमें एक भव्यता और प्रभाव जरूर था। स्वाभाविक रूप से इस शहर में सिर्फ मॉन्स्टर रेस ही नहीं रहते थे, बल्कि इंसान भी आते जाते थे। रेड मून ट्राइबल लॉर्ड इस मामले में बाकी ट्राइबल लॉर्ड से बेहतर थी। उसके क्षेत्र में कोई भी मॉन्स्टर रेस बिना वजह इंसानों को नहीं मार सकता था। हालांकि इंसानों की स्थिति अभी भी नीची थी, लेकिन उनके पास अपनी कुछ खास प्रतिभाएं थी और कावेरी इन्हीं प्रतिभाओं को महत्व देती थी। इसलिए उसने इंसानों के लिए यहां रहने की जगह बनाई थी। बाकी 9 ट्राइबल लॉर्ड्स में कावेरी जैसी दूरदर्शिता नहीं थी, खासकर वाइल्ड लायन ट्राइबल लॉर्ड, जो हत्या और हिंसा का सबसे ज्यादा शौकीन था। उसके इलाके में अगर कहीं इंसान मिल जाए तो उसके लोग बिना सोचे समझे उन्हें मार देते थे और उनका मांस खा जाते थे। इसी वजह से जो इंसान पहले उसके इलाके में रहते थे, वे सब भागकर रेड मून टेरिटरी में आ गए, जो इंसानों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान था। कुल मिलाकर शिमरिंग मून सिटी में दोनों जातियां साथ रहती थी, लेकिन इंसानों की स्थिति हमेशा नीचे ही रहती थी। जब शिमरिंग मून सिटी में प्रवेश करते समय मॉन्स्टर रेस के साधकों को केवल 3 मिड रिंग सेंट क्रिस्टल्स देने पड़ते थे, लेकिन अर्जुन को एक हाई रिंग सेंट क्रिस्टल देना पड़ा। इस बात पर अर्जुन को कोई शिकायत नहीं थी। 2 हाई रिंग सेंट क्रिस्टल्स देकर वो प्रिया के साथ शहर के अंदर प्रवेश कर गया। शहर की सड़कें बेहद चौड़ी थी, इतनी कि कई गाड़ियां एक साथ चल सकती थी। दोनों ओर तरह तरह की दुकानें थी, जिनमें चमकदार सामान सजा हुआ था। ह्यूमन और मॉन्स्टर रेस के साधक इधर उधर आ जा रहे थे, जिससे पूरा माहौल काफी जीवंत और व्यस्त लग रहा था। दुकानदार भी पूरे उत्साह से ग्राहकों को बुला रहे थे और अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन सड़कों पर घूमता रहा और जल्दी ही उसने पाया कि ज्यादातर दुकानें इंसानों द्वारा चलाई जा रही थी, जबकि मॉन्स्टर रेस के साधकों की दुकानें कम थी। व्यापार के मामले में इंसान स्पष्ट रूप से मॉन्स्टर रेस से ज्यादा कुशल थे। रास्ते में रखे सामान को देखते हुए अर्जुन की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। उसे यहां मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर कई ऐसे कल्टीवेशन मटेरियल्स दिखे जो शैडोड स्टार पर उपलब्ध नहीं थे। यह स्वाभाविक था, क्योंकि हर ग्रह की अपनी विशेष वस्तुएं होती है
मॉन्स्टर एम्परर स्टार एक ऐसा कल्टीवेशन स्टार था जहां मॉन्स्टर रेस का प्रभुत्व था। इसलिए यहां बाजार में सबसे आम चीजें मॉन्स्टर बीस्ट के अंग और मॉन्स्टर कोर्स ही थे। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मॉन्स्टर रेस के शासन वाले शहर में खुलेआम मॉन्स्टर बीस्ट के अंग बेचे जा रहे होंगे। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। आखिर कई मॉन्स्टर रेस साधक खुद पहले मॉन्स्टर बीस्ट ही थे, तो क्या उन्हें इस तरह के व्यापार से घृणा नहीं होती? ये तो ऐसा ही था जैसे शैडोड स्टार के किसी शहर में इंसानों के अंग बेचे जा रहे हों। कोई भी ऐसी दुकान पर नहीं जाता, लेकिन ध्यान से सोचने पर अर्जुन को यह बात समझ में आ गई और उसे ये पूरी तरह तर्कसंगत लगी। जब यह व्यापार इतना सामान्य हो चुका था, तो सभी इसके आदी हो गए थे। इसके अलावा सभी मॉन्स्टर रेस साधक मॉन्स्टर बीस्ट से परिवर्तित नहीं थे, और जो थे भी उन्होंने अपने जीवन में कई कमजोर मॉन्स्टर बीस्ट्स को मारकर उनका मांस खाया और उनके कोर्स निगले होंगे ताकि खुद को मजबूत बना सके। अर्जुन अब केवल उत्सुकता से सब कुछ देख रहा था। जूनियर भाई, यहां तो बहुत सारे हाई एंड मटीरियल्स हैं। प्रिया की आंखें भी चमक उठीं। दिव्य रियल में प्रिया उपलब्ध सामग्रियों के स्तर से सीमित थी और वो उच्च स्तर की पिल्स रिफाइन नहीं कर सकती थी। लेकिन मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी विशाल खजाने में पहुंच गई हो। यहां इतने सारे हाई एंड मटीरियल्स देखकर उसका मन कर रहा था कि वो सब कुछ खरीद ले और तुरंत जाकर पिल्स बनाना शुरू कर दे। अब जब उसने स्टार सोर्स को रिफाइन कर लिया था, तो दिव्य रियल्म की उन्नति या गिरावट सीधे उसकी कल्टीवेशन से जुड़ी थी। इसलिए प्रिया अपनी ताकत जल्दी बढ़ाना चाहती थी। उसके लिए एल्केमी करना ही कल्टीवेशन के समान था और इसके जरिए वो तेजी से मजबूत हो सकती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे पास इतने सेंट क्रिस्टल्स नहीं बचे। अर्जुन ने भी थोड़ी परेशानी महसूस करते हुए कहा। चूंकि प्रिया को ये मटेरियल्स पसंद आए थे, तो अर्जुन को भी क्यों नहीं आते। लेकिन प्रिया के स्टार सोर्स रिफाइन करने के दौरान उसके ज्यादातर सेंट क्रिस्टल्स खर्च हो चुके थे। अब उसके पास बस थोड़े बहुत ही बचे थे, जो इतनी बड़ी मात्रा में सामान खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन प्रिया की आंखों में निराशा देखकर अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और बोला, लेकिन कुछ चीजें खरीदना तो संभव है। यह सुनते ही सीनियर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। दोनों तुरंत पास की एक दुकान में गए और वहां के सामान को देखने लगे। साथ ही दुकानदार से मोलभाव भी करने लगे। आधा दिन बीतने के बाद प्रिया की स्पेस रिंग कई एल्केमी मटेरियल से भर चुकी थी। अर्जुन की स्पेस रिंग में भी कई कीमती चीजें थी। कुछ हर्ब्स जो उसने फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट और एम्परर गार्डन से पाए थे, और कुछ शैडोड स्टार से लाए थे। अगर इन हर्ब्स को सही मॉन्स्टर बीस्ट पार्ट्स और मॉन्स्टर कोर्स के साथ मिलाया जाए, तो अर्जुन ट्रू एल्केमी एनलाइटमेंट स्क्रिप्चर में दिए गए कई प्राचीन पिल रेसिपीज का उपयोग कर सकता था। अब तक वो इन एंशिएंट रेसिपीज के लिए जरूरी सामग्री नहीं जुटा पाया था, क्योंकि उनमें से अधिकांश में खास मॉन्स्टर बीस्ट पार्ट्स या मॉन्स्टर कोर्स की जरूरत होती थी, और शैडोड स्टार पर शक्तिशाली मॉन्स्टर बीस्ट्स की संख्या बहुत कम थी। जैसा कि कहा जाता है, चाहे इंसान कितना भी कुशल क्यों न हो, बिना सामग्री के कुछ नहीं बना सकता। लेकिन मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर बहुत सी चीजें उसकी जरूरतों को पूरा करती थी। खासकर मॉन्स्टर बीस्ट मटेरियल्स की यहां कोई कमी नहीं थी। अर्जुन अब यह सोचने लगा था कि क्या उसे कुछ समय के लिए यही रुककर इन चीजों को अच्छी तरह इकट्ठा करना चाहिए। एल्केमी मटेरियल्स के अलावा ब्लड बीस्ट्स को विकसित करने और ओरिजिन किंग ग्रेट स्पिरिट पिल्स बनाने के लिए भी मॉन्स्टर बीस्ट्स की जरूरत होती थी। लेकिन सेंट क्रिस्टल्स की कमी एक बड़ी समस्या थी। इन मटेरियल्स को खरीदने के बाद अर्जुन प्रिया को लेकर पास की एक सराया में गया और एक अच्छा कोर्टयार्ड किराए पर लिया। हालांकि शिमरिंग मून सिटी की वास्तुकला थोड़ी जंगली और खुरदरी थी, लेकिन इस कोर्टयार्ड के कमरे काफी सुंदर और व्यवस्थित थे। न सिर्फ वातावरण अच्छा था, बल्कि हर कमरे के चारों ओर बैरियर्स भी लगे हुए थे, जो दूसरों के डिवाइन सेंस को रोक सकते थे। ये सब मेहमानों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया गया था। इस सराया का मालिक एक मॉन्स्टर रेस साधक था, लेकिन वो बाकी मॉन्स्टर रेस लोगों की तरह घमंडी नहीं था।
इसके विपरीत ये बूढ़ा व्यक्ति काफी मिलनसार था और उसने अर्जुन और प्रिया का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे दोनों की मॉन्स्टर रेस के प्रति धारणा कुछ हद तक बदल गई। प्रिया को वहां व्यवस्थित करने के बाद अर्जुन सराया से निकल गया और शिमरिंग मून सिटी में जानकारी इकट्ठा करने लगा। वो नहीं भूला था कि यहां आने का उसका असली उद्देश्य सारिका को ढूंढना था। फिलहाल उसकी सबसे बड़ी समस्या थी रेड मून ट्राइबल लॉर्ड के महल तक पहुंचने का तरीका ढूंढना। शिमरिंग मून सिटी में कई दिन बिताने के बाद भी अर्जुन को इस समस्या का कोई हल नहीं मिला। इसके बजाय उसने अपने बचे हुए थोड़े सेंट क्रिस्टल से कुछ कीमती मॉन्स्टर बीस्ट मटेरियल्स खरीद लिए। युवा, लगता है तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। एक दिन जब अर्जुन सराया में बैठा शराब पीते हुए गहरी सोच में डूबा था, तब मालिक मुस्कुराते हुए उसके पास आया, एक प्लेट नाश्ता रखी और सामने बैठ गया। इन कुछ दिनों में मैंने देखा है कि तुम लोगों से लेडी ट्राइबल लॉर्ड के महल तक जाने के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? लगभग 60 साल का दिखने वाला ये मॉन्स्टर रेस बूढ़ा झुकी कमर और सौम्य मुस्कान वाला था। पिछले कुछ दिनों में उसने अर्जुन की अच्छी देखभाल की थी और उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की थी। मालिक को खुद आकर बैठते देख अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सच कहूं तो वरिष्ठ, मैं लेडी ट्राइबल लॉर्ड से मिलने के लिए उसके महल के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। ओह, सराया का मालिक दिलचस्पी से उसे देखने लगा। तो फिर क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सवालों ने बहुत लोगों का ध्यान खींच लिया है? यहां मॉन्स्टर रेस इंसानों के लिए ज्यादा दोस्ताना नहीं है। मुझे पता है। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसने सच में नोटिस किया था कि पिछले कुछ दिनों में जब भी वो ये सवाल पूछता, मॉन्स्टर रेस के साधक या तो उसका मजाक उड़ाते या उसे नजरअंदाज कर देते। कुछ तो उसे धमकाने भी लगे थे। अगर कावेरी के बनाए नियम नहीं होते तो शायद मॉन्स्टर रेस के लोग उस पर हमला भी कर देते। एक साधारण इंसान का लेडी ट्राइबल लॉर्ड के महल के बारे में पूछना उनके हिसाब से आसमान जमीन का फर्क न समझने जैसा था। तुम लेडी ट्राइबल लॉर्ड से मिलना नहीं चाहते तो फिर क्या चाहते हो? सराया के मालिक ने पूछा। असल में मेरा एक दोस्त है जो शायद लेडी ट्राइबल लॉर्ड के महल में है। हम कई दर्जन सालों से नहीं मिले हैं। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमें अचानक अलग होना पड़ा था, बिना ठीक से अलविदा कहे। इसलिए इस बार मैं उससे मिलकर अच्छे से बात करना चाहता हूं। अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया। दोस्त है, एक औरत है ना? सराया का मालिक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ बोला, जैसे उसे सब पता हो। अर्जुन हल्का सा झेम गया और सूखी हंसी हंस दी। क्या वो औरत तुम्हें पसंद करती है? सराया का मालिक फिर से पूछ बैठा। वरिष्ठ को गपशप करना जरूर पसंद होगा। अर्जुन हल्का सा शर्मा गया। बूढ़ा आदमी बस हल्के से मुस्कुराया। उसने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया और कुछ भावुक होकर बोला, युवा, तुम काफी भाग्यशाली हो। जो लड़की तुम्हारे साथ यहां आई है वो भी अच्छी है, सीधी सादी और पवित्र। और बाहर भी एक और लड़की है जो तुम्हें दिल से चाहती है। ये बूढ़ा आदमी थोड़ा ईर्ष्या कर रहा है। विषय बदलते हुए बूढ़ा फिर बोला, असल में अगर तुम महल में क्या हो रहा है ये जानना चाहते हो तो ये काफी आसान है। ओ, कृपया मार्गदर्शन करें। वरिष्ठ, अर्जुन तुरंत उत्साहित हो गया और विनम्रता से पूछा, हर महीने कुछ लोग महल से बाहर आसपास के शहरों में सामान खरीदने जाते हैं। शिमरिंग मून सिटी महल से ज्यादा दूर नहीं है और काफी समृद्ध भी है, इसलिए इसे आमतौर पर इन यात्राओं के लिए मुख्य स्थानों में से एक माना जाता है। तुम्हें बस कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा, तब तुम महल की कुछ दासियों को यहां देख पाओगे। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो शायद वो लड़की भी मिल जाए जिससे तुम मिलना चाहते हो। वो साफ तौर पर पहले वाले मॉन्स्टर रेस के कल्टिवेटर की तरह ही सोच रहा था कि अर्जुन की दोस्त महल की एक दासी है। आखिरकार ज्यादातर इंसान जो लेडी ट्राइबल लॉर्ड के महल में प्रवेश कर पाते थे उनकी यही स्थिति होती थी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। हालांकि सराय के मालिक ने सारिका की पहचान गलत समझी थी, लेकिन यह कोई समस्या नहीं थी। अगर महल से बाहर आने वाली किसी दासी के जरिए
वो सारिका तक अपना संदेश पहुंचा सके तो सब कुछ हल हो जाएगा। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ, अर्जुन ने खुशी से हाथ जोड़कर कहा। कोई बात नहीं, इस बूढ़े ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए धन्यवाद दिया जाए। वरिष्ठ, अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, मुझे लगता है कि आपका इंसानों के प्रति रवैया मॉन्स्टर रेस के बाकी लोगों से काफी अलग है। क्या आप इंसानों से भेदभाव नहीं करते? भेदभाव? मैं क्यों करूं? सराय के मालिक ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। तुम इंसान जैसे हो वैसे ही ठीक हो। इस बूढ़े ने अपनी जवानी में एक बहुत खास इंसान को जाना था। उस क्षण अर्जुन ने बूढ़े की आंखों में गहरी, लगभग अनंत कोमलता की झलक देखी। अर्जुन अचानक सब समझ गया। कोई बात नहीं, मान लो मैंने कुछ नहीं कहा। युवा, तुम आराम से बैठो। ये बूढ़ा अब बूढ़ा हो गया है और थोड़ी देर लेटना चाहता है। सराय का मालिक अचानक उदासीन सा हो गया और ये कहकर उठकर चला गया। उसकी कमर पहले से भी ज्यादा झुकी हुई लग रही थी। ये दृश्य देखकर अर्जुन ने हल्की सांस भरी। लगता था कि जब ये सराय का मालिक जवान था तब वो एक मानव महिला से प्रेम करता था। विभिन्न जातियों के बीच प्रेम हर जगह नापसंद किया जाता था, खासकर यहां मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर, जहां मॉन्स्टर रेस का शासन था और इंसानों की कोई हैसियत नहीं थी। ऐसा प्रेम कई जगहों पर वर्जित होने के कारण ऐसे जोड़ों को अक्सर अलग कर दिया जाता था और अंत में उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता था, जिससे कई दुखद और महान कहानियां जन्म लेती थी। हालांकि अर्जुन ने इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस कुछ प्याले शराब के पिए और फिर अपने आंगन में लौट आया। प्रिया, जो अभी भी एल्केमी का अध्ययन कर रही थी, उसे जानकारी देने के बाद अर्जुन सीधे शहर के द्वार की ओर चला गया। सराय के मालिक के अनुसार महल की दासियां यहां सामान खरीदने के लिए कुछ दिनों बाद आएंगी, लेकिन अर्जुन पहले ही वहां पहुंचकर सारिका तक संदेश पहुंचाने का कोई तरीका ढूंढना चाहता था। शिमरिंग मून सिटी के गेट से ज्यादा दूर नहीं, एक चाय खाने में इस दुकान की लोकेशन बहुत अच्छी थी। यहां से शहर के गेट से आने जाने वाले सभी कल्टीवेटर्स को साफ देखा जा सकता था। अर्जुन कई दिनों से इसी चाय खाने में बैठा था, लेकिन उसे अब तक महल की दासियों का कोई पता नहीं चला था। उस दिन जब वो समय बिताने के लिए चाय पी रहा था, अचानक गेट पर हलचल मच गई। जो कल्टीवेटर्स शहर में प्रवेश करने के लिए लाइन में खड़े थे, वे अचानक सड़क के दोनों किनारों पर हट गए, जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए रास्ता बना रहे हों। भीड़ से कुछ आवाजें भी आ रही थी और अर्जुन ने धुंधले तौर पर किसी को चिल्लाते हुए सुना, वे आ गए। क्या महल की दासियां आखिरकार आ गई हैं? अर्जुन ने तुरंत सोचा। शहर के गेट पर हुई हलचल की खबर चायखाने तक भी पहुंच गई और अंदर बैठे कल्टीवेटर्स जल्दी जल्दी बाहर निकलकर सड़क पर इकट्ठा होने लगे। कुछ ही समय में चौड़ी सड़क लोगों से भर गई और सबकी नजरें गेट की ओर टिकी थी। हालांकि वहां बहुत लोग थे, लेकिन लगभग पूरी तरह सन्नाटा था। अर्जुन भी चायखाने से बाहर निकला, भीड़ में घुल मिल गया और उम्मीद भरी नजरों से गेट की ओर देखने लगा, इस आशा में कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसका संदेश पहुंचाने के लिए तैयार हो। दूर से आती कंपन के कारण धरती हल्के से कांपने लगी, जैसे हजारों सैनिक यहां की ओर मार्च कर रहे हों। यह देखकर अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि स्थिति उसकी सोच से थोड़ी अलग है। आखिरकार अगर सिर्फ दासियों का एक समूह सामान खरीदने के लिए आ रहा होता तो इतनी बड़ी हलचल नहीं होती। इसके अलावा क्योंकि ये दासियां हर महीने आती थी, शिमरिंग मून सिटी के निवासियों को उनके आने पर इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए था, नहीं वे इतनी उत्सुकता से इकट्ठा होते। ये समझते ही अर्जुन थोड़ा निराश हो गया। लगता था कि आज दासियों का समूह नहीं आने वाला। फिर भी उसे ये जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर कौन शिमरिंग मून सिटी आया है जिसने इतने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। कुछ ही देर बाद एक विशाल भेड़िए के आकार का मॉन्स्टर बीस्ट शहर के बाहर से तेजी से अंदर घुसा। उस मॉन्स्टर बीस्ट के ऊपर एक मॉन्स्टर रेस का कल्टीवेटर सवार था, जिसे अर्जुन पहचानता था। रास्ता दो, रास्ता दो।
वो मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर शिमरिंग मून सिटी में घुसते हुए जोर से चिल्लाया और अपने हाथ में लंबी चाबुक लहराकर सड़क पर खड़ी भीड़ को और पीछे हटने के लिए मजबूर करने लगा। उसके ठीक पीछे 1 दर्जन से भी ज्यादा भेड़िए के आकार के मॉन्स्टर बीस्ट्स दिखाई दिए। इन सभी मॉन्स्टर बीस्ट्स पर मॉन्स्टर रेस के कल्टिवेटर सवार थे और वे सब अपने नेता के साथ मिलकर भीड़ को हटाने लगे। क्या ये वही मॉन्स्टर रेस की टीम नहीं है जिससे मैंने कुछ दिन पहले रास्ता पूछा था? अर्जुन ने आगे चल रहे कल्टिवेटर को देखते ही तुरंत पहचान लिया। दोस्त, शिमरिंग मून सिटी में कौन सा महान सर आया है? इतनी हलचल क्यों मचाई जा रही है? बगल से अचानक एक आवाज आई। साफ था कि पूछने वाला भी उलझन में था और दूसरों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता, जिससे पूछा गया उसने धीमे से जवाब दिया। वो भी इस बारे में अनजान था। तुम्हें नहीं पता कि कौन आ रहा है, फिर भी तुम देखने के लिए बाहर आ गए? पूछने वाले ने नाराज होकर कहा। मैं तो बस बिना जाने देखने आ गया। क्या तुम भी ऐसे ही नहीं आए? हाँ। जब सभी लोग उलझन में थे और आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, तभी अचानक 2 विशाल सिर शहर के गेट से अंदर आए। इन दोनों सिरों पर बड़े बड़े एकल सींग थे और वे गहरे रंग की सख्त दिखने वाली स्केल से ढके हुए थे। उनकी सांप जैसी आंखें ठंडी चमक के साथ भीड़ पर घूमी, जिससे कई लोग डर के मारे कांप उठे। ये तो एक जानकार व्यक्ति ने तुरंत इन दोनों मॉन्स्टर बीस्ट्स की पहचान करते हुए चिल्लाया। जल्दी ही इन दोनों मॉन्स्टर बीस्ट्स का पूरा रूप सबके सामने आ गया। उनके विशाल सिरों के अलावा उनकी पीठ पर बड़े पंख थे और उनका शरीर ड्रैगन जैसी मोटी स्केल से ढका हुआ था। उनकी लंबी पूंछ पीछे लहराती हुई मानो विस्फोटक शक्ति से भरी हो। 9th ऑर्डर थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड मॉन्स्टर बीस्ट्स। हर मॉन्स्टर बीस्ट में मानव रूप धारण करने की क्षमता नहीं होती थी। कुछ मॉन्स्टर बीस्ट्स पूरी जिंदगी अपने असली रूप में ही रहते थे और ये 9th ऑर्डर थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड स्पष्ट रूप से उन्हीं में से एक था। 9th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स में ये एक प्रसिद्ध अस्तित्व था। ये जन्म से ही थंडर और फायर दोनों तत्वों में निपुण था और इसका स्वभाव बेहद उग्र और क्रूर था। यहां तक कि 2nd ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के कल्टिवेटर्स भी इनसे सामना होने पर भागने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। ऐसे मॉन्स्टर बीस्ट को वश में करने में सक्षम लोग बहुत कम थे, लेकिन अब ये दोनों थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स बोझ ढोने वाले जानवरों में बदल दिए गए थे। उनके गले में बंधन लगे हुए थे और उनकी लगाम पीछे की ओर एक बेहद शानदार सजावट वाली गाड़ी से जुड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे शिमरिंग मून सिटी में प्रवेश कर रही थी। यह गाड़ी बहुत ही भव्य और सुसज्जित थी और उसके पहिए घूमते समय एक हल्की मधुर झंकार की आवाज निकल रही थी, जो सुनने में काफी सुखद लगती थी। गाड़ी का ऊपर का हिस्सा खुला था। उसमें न दरवाजे थे न खिड़कियां, बस चारों ओर गुलाबी पर्दे लटक रहे थे। ऐसा लगता था कि इस गाड़ी का मालिक चाहता था कि लोग उसे देखें और उस पर ध्यान दें। उस गाड़ी में 3 लोग थे, लेकिन इस समय लगभग सभी की नजरें सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी हुई थी। सफेद वस्त्र पहने, जेड की तरह तराशे हुए चेहरे वाला एक आदमी गाड़ी के मुलायम सोफे पर बैठा था। उसके आसपास फैली सहज लेकिन शाही और प्रभावशाली आभा अनजाने में ही देखने वालों को खुद को उससे कमतर महसूस कराती थी। पहली नजर में ज्यादातर लोग बस यही सोचते कि ये आदमी बेहद सुंदर है, लेकिन जितना ज्यादा कोई उसे देखता उतना ही उसकी नजरें उसी पर टिक जाती। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी जो किसी अजीब सी शक्ति को प्रकट करती लगती थी। कोई भी महिला जो उसकी आंखों से आंखें मिलाती धीरे धीरे खुद को उसमें खोने लगती, जैसे कोई पतंगा जलती लौ की ओर खिंचता चला जाता है और बेधड़क खुद को उसमें झोंक देना चाहता है। एक बेहद सुंदर महिला उसका सिर उसकी गोद में रखे लेटी हुई थी और वो आदमी अपने नाजुक हाथों से उसके घने काले बालों को सहला रहा था। उस महिला की आंखें आधी बंद थी और उसके चेहरे पर अत्यधिक आनंद का भाव था, मानो वो अपने मालिक के स्पर्श का आनंद ले रही कोई पालतू हो। दूसरी महिला उस आदमी की बाहों में लेटी हुई थी। उसके सुंदर चेहरे पर भी वही मदहोश कर देने वाला भाव था।
उसकी त्वचा पर हल्की गुलाबी आभा छा रही थी और वो हल्के हल्के सांस ले रही थी। उसके लाल होठों पर एक आकर्षक चमक थी। हालांकि अनगिनत लोग उसे देख रहे थे, फिर भी वो आदमी हल्की मुस्कान बनाए हुए था। उसकी आंखों में एक तरह की दुष्ट चमक थी जो जिस भी महिला पर पड़ती उसके दिल में आग लगा देती और उसे अपनी ओर खींच लेती, मानो वो खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर देना चाहती हो। मैं जानता हूं वो कौन है। वो यंग मास्टर विकेड आइज है। वो 1000 आइज ट्राइबल लॉर्ड का यंग लॉर्ड कर्मा है। भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, जिससे गाड़ी में बैठे उस आदमी की ऊंची पहचान सबके सामने आ गई। असल में बहुत से लोग उसे पहचानते थे। मौजूद सभी पुरुषों के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और कर्मा की ओर देखते हुए उनकी आंखों में जिज्ञासा की जगह डर ने ले ली। यह स्वाभाविक था, क्योंकि यंग मास्टर विकेड आइस कर्मा की मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर प्रतिष्ठा बेहद डरावनी थी। कहा जाता था कि अगर उसके हाथों मरी हुई महिलाओं की संख्या 1000 नहीं है तो कम से कम 800 तो जरूर है। और सबसे बुरी बात यह थी कि ये महिलाएं जबरदस्ती नहीं लाई गई थी, बल्कि खुद अपनी मर्जी से उसके पास गई थी। कहा जाता था कि कर्मा ने कोई ऐसी सीक्रेट टेक्निक साधी थी जो यिन को इकट्ठा करके यांग को बढ़ाने जैसी थी, और जो भी महिला उसके साथ एक रात बिताती, चाहे वो कितनी भी असाधारण क्यों न हो, अगली सुबह तक उसकी मौत हो जाती। फिर भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं थी जो कर्मा के आलिंगन में जाने के लिए खुद आगे आती थी। इस कर्मा की सबसे घृणित बात यह थी कि चाहे वे ह्यूमन हो या मॉन्स्टर रेस की महिलाएं, वो सबको स्वीकार करता था। इतनी सारी महिलाओं के उसके शिकार बनने के कारण आमतौर पर जहां भी कर्मा जाता, वहां के पुरुष अपनी महिलाओं को बाहर आने नहीं देते थे और पूरी कोशिश करते थे कि उनकी प्रेमिकाएं और रिश्तेदार उससे दूर रहें। हालांकि किसी ने नहीं सुना था कि कर्मा शिमरिंग मून सिटी आने वाला है, इसलिए किसी ने कोई सावधानी नहीं बरती। अगर उन्हें पहले से पता होता तो वे उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा होने के बजाय उससे सांप की तरह बचते। लेकिन अब जब ये 2 9th ऑर्डर थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स मौजूद थे और कर्मा खुद उनकी आंखों के सामने था, तो वे ऐसा कैसे कर सकते थे? सब खत्म हो चुका था। कई कल्टिवेटर्स ने अपनी महिलाओं की ओर देखा और पाया कि वे कर्मा को प्रशंसा और चाहत भरी नजरों से देख रही थी। ये देखकर उन पुरुषों का मन हुआ कि वे दौड़कर कर्मा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन ये सब सिर्फ उनके मन की छिपी हुई इच्छाएं थी। ये तो छोड़ ही दे कि कर्मा खुद 3rd ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म का मास्टर था, जिसका सामना करने लायक बहुत कम लोग थे। उसके साथ मौजूद 2 9th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स भी ऐसे नहीं थे जिन्हें आसानी से उकसाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कर्मा के पीछे एक बहुत बड़ा सहारा था। 1000 आइज ट्राइबल लॉर्ड। जब पिता खुद एक असली ओरिजिन किंग रियल्म का मास्टर हो तो उसके बेटे पर हमला करने की हिम्मत कौन करेगा? 1000 आइज ट्राइबल लॉर्ड अपने बेटे पर बेहद स्नेह करता था। इसका और क्या प्रमाण चाहिए कि उसने सिर्फ उसकी गाड़ी खींचने के लिए 2 थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स दे दिए थे। भीड़ में खड़े अर्जुन ने भी आसपास के लोगों की बातों से इस आदमी की पहचान जान ली, लेकिन उसे ये स्थिति थोड़ी अजीब लगी। 1000 आइज ट्राइबल लॉर्ड का लाडला बेटा रेड मून टेरिटरी में क्यों आया है? जहां तक अर्जुन जानता था, मॉन्स्टर एम्परर स्टार के 10 ग्रेट ट्राइबल लॉर्ड्स के बीच संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे। हालांकि अर्जुन को यह बस थोड़ा अजीब लगा और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसे पता चला कि इस हलचल का कारण वो दासियों का समूह नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहा था, तो उसका देखने का सारा उत्साह खत्म हो गया। यंग मास्टर विकेड आइज का रवैया भी अर्जुन को खटक रहा था। उसमें एक स्वाभाविक अहंकार था, मानो वो घोषित कर रहा हो कि दुनिया की सारी महिलाएं उसी की है। अर्जुन मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो अपने विचारों से बाहर आया, वो तुरंत चौंक गया। जो कल्टिवेटर्स पहले सड़क के दोनों किनारों पर खड़े थे, वे अब एक घुटने पर झुककर कर्मा का सम्मानपूर्वक स्वागत कर रहे थे। जब अर्जुन ने चारों ओर देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो मानो मुर्गों के बीच खड़ा एक सारस हो। वहां अनगिनत लोग मौजूद थे,
लेकिन इस समय सभी आधे घुटने पर झुके हुए थे और सिर्फ अर्जुन ही खड़ा रह गया था, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या हो रहा है। कर्मा ने यह दृश्य देखा और हल्का सा सिर उठाया। भले ही वो अपनी गाड़ी पर बैठा था, लेकिन ऊपर से तिरस्कार भरी नजरों से अर्जुन को देखते हुए उसकी आंखों से एक दबावपूर्ण आभा निकलती महसूस हो रही थी। ढीठ। बगल से एक गुस्से भरी आवाज आई। वो मॉन्स्टर रेस का कल्टिवेटर, जो भेड़िए जैसे मॉन्स्टर बीस्ट पर सवार होकर कर्मा को शहर में लेकर आया था, अपने जानवर को अर्जुन के सामने ले आया और अपनी लंबी चाबुक लहराते हुए डांटकर बोला, तू अभी तक घुटने क्यों नहीं टेका? ये कहते हुए वो अर्जुन की ओर बढ़ा, जैसे उसे सबक सिखाना चाहता हो। लेकिन अर्जुन ने बस उसे शांत नजरों से देखा। वो मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि उसने अचानक अर्जुन का चेहरा पहचान लिया। क्या ये वही इंसान नहीं है जिसने कुछ दिन पहले मुझसे रास्ता पूछा था? उस समय भी उसे ये इंसान कुछ रहस्यमय लगा था।